कहानी की शुरुआत 1972 में होती है। उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कुल 45 यात्री फ्लाइट 571 में सवार होकर साउथ अमेरिका से सैंटियागो, चिली की तरफ रवाना होती है। प्लेन के अंदर सभी लोग बातें कर रहे थे और माहौल काफी खुशगवार था क्योंकि आगे उनका एक बहुत ही अहम मैच था। लेकिन अचानक ही कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। प्लेन दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक एंडीज माउंटेन के ऊपर से उड़ रहा होता है। तभी एक भयानक बर्फीला तूफान प्लेन से टकराता है। पायलट कंट्रोल खो देता है और प्लेन पहाड़ से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। प्लेन का अगला हिस्सा बर्फ पर फिसलते हुए काफी दूर तक चला जाता है। कुछ ही पलों में कई यात्री मारे जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वे बर्फीले पहाड़ों में फंस जाते हैं। उनके पास न तो खाना होता है, न पानी, और बाहर जमा देने वाली ठंड होती है। रात होते ही ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बचे हुए यात्रियों में कोई रो रहा होता है, कोई चुपचाप बैठा रहता है और कोई आगे क्या होगा यह सोच रहा होता है। टूटे हुए प्लेन के हिस्सों से ठंडी हवा अंदर घुस रही होती है, जिसे रोकने के लिए वे मृत शरीरों और लगेज का सहारा लेते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो वे देखते हैं कि उनके बीच से और भी कुछ लोग मर चुके हैं। इसके बावजूद वे हिम्मत नहीं हारते। सभी के मन में यही उम्मीद होती है कि अब तक सरकार को प्लेन क्रैश की खबर मिल चुकी होगी और जल्द ही रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे वे इंतजार करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में कोई रेस्क्यू टीम उनकी मदद के लिए आएगी या वे सभी धीरे धीरे इसी बर्फीली दुनिया में अपनी जान गंवा देंगे? आगे देखने पर पता चलता है कि यह जगह पहाड़ों के बिल्कुल नीचे एक घाटी में थी। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे। ऊपर से शायद कोई हेलीकॉप्टर भी उन्हें देख नहीं पाता। तभी एक दिन अचानक आसमान में एक सर्च प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं और कपड़े लहराते हैं, लेकिन वह प्लेन उन्हें देखे बिना ही आगे निकल जाता है और धीरे धीरे काफी दूर चला जाता है। उसी पल उनकी उम्मीद भी टूट जाती है। कोई और रास्ता न देखकर वे फिर से इंतजार करने लगते हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। दिन बीते जाते हैं और हर दिन के बाद एक और ठंडी रात आ जाती है। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका होता है। वे रोज बर्फ पिघलाकर पानी बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपस में बांटकर पीते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नांडो पैराडो होता है। उसे होश आता है क्योंकि हादसे वाले दिन से अब तक वह बेहोश ही था, लेकिन अंदर से वह जिंदा था। होश में आते ही वह देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब है और उसे यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। यह सुनकर वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं। सभी मिलकर जिंदा रहने की कोशिश शुरू करते हैं। वे बर्फ पर बड़े बड़े एक्स के निशान बनाते हैं ताकि ऊपर से अगर कोई उन्हें देखे तो समझ सके कि वे यहीं फंसे हुए हैं और अब भी जिंदा हैं। इसके बाद भी जब एक और सर्च प्लेन आता है तो वह उन्हें देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वे फैसला करते हैं कि प्लेन का जो हिस्सा टूटकर दूसरी तरफ गिरा था वहां जाकर रेडियो की बैटरी लानी होगी। अगर रेडियो चालू हो जाए तो शायद वे बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। उनमें से कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें गहरी बर्फ और बहुत खड़ी ढलान दिखाई देती है जहां से नीचे उतरना पड़ेगा। यह देखकर वे वापस लौट आते हैं। उनके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि ऐसा करने पर शायद उनकी जान भी जा सकती थी। इस तरह और समय बीत जाता है। इस बर्फीली ठंड में अब लगभग 2 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, लेकिन अब तक कोई भी रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं ढूंढ पाई होती। उनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। न उनके पास फल होते हैं, न कोई ताकत देने वाला खाना। वे जमी हुई बर्फ पर उगी शैवाल खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कोई पोषण नहीं होता। तभी उनमें से एक व्यक्ति एक डरावना सुझाव देता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जो लोग पहले ही मर चुके हैं उनके शरीरों को खाना, वरना वे शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कोई भी तुरंत इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं भूख बढ़ती जाती है और साथ ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड भी। आखिरकार जिंदा रहने के लिए उनमें से कुछ लोग यह खौफनाक फैसला ले लेते हैं, यानी अब वे उन मृत शरीरों को खाने लगते हैं। इसके करीब 1 हफ्ते बाद अचानक नांडो की बहन की मौत हो जाती है क्योंकि वह यह दर्द और तकलीफ सहन नहीं कर पाती। अब नांडो के सामने खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वह तय कर लेता है कि वह किसी भी हाल में जिंदा रहेगा। एक दिन वे बर्फ में दबा हुआ एक बैग ढूंढते हैं जिसके अंदर एक रेडियो होता है। जब वे रेडियो चलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सरकार ने उन्हें ढूंढने का मिशन बंद कर दिया है क्योंकि लगभग 60 से ज्यादा बार खोज करने के बाद भी कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाया था। इसी वजह से शायद यह मान लिया गया था कि वे सभी मर चुके हैं। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यह खबर सबको अंदर से तोड़ देती है। अब सभी साफ तौर पर समझ जाते हैं कि अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वे खुद ही हैं। अगर उन्होंने खुद कोशिश नहीं की तो इसी बर्फीली नगरी में उनकी मौत तय है। समय बीतता जाता है। एक रात अचानक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है, लेकिन इस बार तूफान सिर्फ बाहर नहीं रहता, बर्फ अंदर तक घुसने लगती है। कई लोग बर्फ के नीचे दबकर मर जाते हैं। इसी दौरान न्यूमार नाम का एक लड़का होता है जो पूरी ताकत लगाकर खिड़की के पास हाथ डालता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह बर्फ हटाकर बाकी लोगों
को बाहर निकाल लेता है। इस तरह वे एक बार फिर मौत के मुंह से बच जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग, बाकी सब तो पहले ही मर चुके होते हैं। धीरे धीरे न्यूमार खुद भी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उस रात उसने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अब शायद वह भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। वह सबको कहता है, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को खाने के लिए इस्तेमाल करना। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत का कोई मतलब हो, ताकि मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं तुम्हारी मदद कर सका, शायद खुद को नहीं बचा पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर सबके दिलों में नया हौसला भर जाता है। अब इस जमाने वाली ठंड और बर्फ के बीच उन्हें लगभग 58 दिन हो चुके होते हैं। वे फिर से एक बड़ा फैसला लेते हैं। 2 लोग पहाड़ पार करके किसी भी तरह इंसानी बस्ती ढूंढने जाएंगे, क्योंकि अगर वे यूं ही यहाँ पड़े रहे तो एक एक करके सब मर जाएंगे। इसी वजह से नांडो और उसका दोस्त रॉबर्ट बैकपैक तैयार करते हैं और निकल पड़ते हैं। दिन पर दिन वे पैदल चलते रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ पार करते हुए काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार एक दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें जिंदगी की कोई निशानी दिखाई देती है। नांडो मन ही मन सोचता है कि शायद अब वे बच गए हैं और उन्हें इस बर्फीली नगरी में सड़कर मरना नहीं पड़ेगा। तभी नदी के उस पार उन्हें एक आदमी घोड़े पर बैठा दिखाई देता है। वह काफी दूर होता है, इसलिए ठीक से समझ नहीं आ पाता। वे दोनों जोर जोर से चिल्लाकर उससे मदद मांगते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह आदमी उनकी आवाज सुन नहीं पाता। तब वे दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। अब सवाल यह था कि वे उस आदमी तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। इसके लिए नांडो एक तरीका निकालता है। वे कागज पर एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि कैसे वे इस भयानक बर्फीली जगह में फंस गए थे और अब भी जिंदा हैं। वे लिखते हैं कि उन्हें किसी भी तरह जल्दी से रेस्क्यू किया जाए। ये सब लिखने के बाद नांडो उस कागज को एक पत्थर में लपेटता है और पूरी ताकत से उसे उस आदमी की तरफ फेंक देता है। किस्मत से उस आदमी को दूसरी तरफ से वह चिट्ठी मिल जाती है। वह चिट्ठी खोलकर पूरा पढ़ता है और समझ जाता है कि कई लोग उस पहाड़ी इलाके में फंसे हुए हैं और उन्हें तुरंत बचाने की जरूरत है। वह बिना देर किए यह संदेश सरकार तक पहुंचा देता है, ताकि जल्द से जल्द एक रेस्क्यू टीम दोबारा वहां भेजी जा सके। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम फिर से उनकी तलाश में निकल पड़ती है। वे हेलीकॉप्टर में बैठकर एंडीज पहाड़ों की उस डरावनी घाटी में पहुंचते हैं। आखिरकार 72 दिनों तक बर्फ में फंसे रहने के बाद उनमें से 16 लोगों को जिंदा बचा लिया जाता है। उनके चेहरों से साफ दिख रहा होता है कि उन्होंने इन दिनों में कितनी तकलीफ झेली है। उनकी आंखों से पल भर में आंसू बहने लगते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाकर कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं। उन्होंने अपने कई अपनों को खो दिया था, लेकिन फिर भी आखिरकार वे जिंदा बच गए। शायद उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, हौसले और हिम्मत की वजह से ही वे आज भी जिंदा थे। इसके बाद उन सभी को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हुए वे एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। कोई भी अपने परिवार से अलग होना नहीं चाहता था, क्योंकि उनमें से कई लोगों के परिवार तो पहले ही इस हादसे में खत्म हो चुके थे। कुछ लोग इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। आज भी पूरी दुनिया इस घटना को याद करती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि इंसान के जिंदा रहने के जज्बे और अद्भुत साहस की एक अनोखी मिसाल है। और इसी दृश्य के साथ उनकी जिंदगी की यह कहानी खत्म हो जाती है।